हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। चलिए शुरू करें। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्नर्स थ्योरी और कोशिश करेंगे कि अगर वीबीटीबी हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपके मैसेजेस को देख लिया जाए कि किसी तरह के डाउट्स हैं क्या। वैसे तो मैंने मैसेजेस देखे थे तो कोई मुझे ऐसा सच उसमें डाउट नहीं दिखा। हाँ, एक अच्छी चीज़ जरूर दिखी कि बहुत से बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जो मैंने आपको घर के लिए होमवर्क दिया था करने के लिए, तो उसमें मैंने देखा बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया है। अच्छा, उसको आज एक एक क्वेश्चन था जरूर बच्चों के मन में कि आखिरकार कैसे सर हम वो टेबल को अपने दिमाग में बैठाएं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो क्या डायग्राम बनाना पड़ेगा या डायरेक्ट टेबल से भी काम चल जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट टेबल से काम चल जाएगा। आपको हर एक का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको टेबल दिमाग में कैसे बैठानी है वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी तो एज सच मुझे उसमें एज सच कोई खास डाउट दिखा नहीं। और कुछ एक अच्छी चीज मुझे मिली, जैसे वंश है और अनंत है, रोशन है, और भी बहुत से बच्चे हैं। ये बहुत ही रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत से बच्चे रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो मैं बस इतना चाहूंगा कि जैसे ये सब बच्चे रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वैसे ही बाकी सब भी अपना क्या करें भाई, एक रिदम मेंटेन करके रखें और क्लासेस को प्रॉपर वे में रेगुलर अटेंड करते रहें। तो बेटा वो आपके भले के लिए होगा। ओके, मतलब मैंने देखा था बहुत से बच्चे हैं जो हर दिन आते हैं और प्रॉपर लेक्चर देख करके जाते हैं, तो इट्स रियली अ गुड थिंग, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, बाकी तो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई एज सच और तो मुझे कोई डाउट इसमें मिल नहीं रहा है। इनकेस अगर जैसे ये देखिए धवल है, तो धवल तो बाकायदा अटेंडेंस भी देता है। रोजाना उसकी एक अटेंडेंस होती है। वो लिखता है जैसे आज मान लो उसका 10th डे, तो उसने लिखा है सर डे 10 प्रेजेंट सर। तो अच्छा लगता है। मतलब आप अपनी इस तरह की क्या है रेगुलरिटी को बनाए रखेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे जय है, मुकेश है, ये मुझे नाम याद हो गए एक्चुअल में। मैं रोज इनके मैसेजेस देखता हूँ, ये रोज आना रेगुलर आते हैं और बढ़िया से अच्छे से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा है बेटा। ऐसे ही बच्चे नो डाउट सेलेक्ट होते हैं। क्लास में रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो। और किसी भी तरह का डाउट्स हो तो बस कमेंट कर दिया करो, और मैं आपकी जो भी हो सकता है यहाँ से क्या कहते हैं लेक्चर के थ्रू हेल्प करता रहूँगा। एक कमेंट जो मुझे मिला कि भाई टेबल कैसे दिमाग में बैठानी है, तो आइए वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे उसको दिमाग में बैठाना है। ओके, चलिए जरा ध्यान से देखना। ये टेबल है सर, अगर क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा, इसको मैं दिमाग में कैसे बैठाऊं? तो आइए सुनिए। सबसे पहली चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, जीआई है सबसे इंपॉर्टेंट। जी हाँ, जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर को पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये आप देख सकते हैं टोटल 11 फॉर्मेट है। कितने फॉर्मेट है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, ये 11 फॉर्मेट है और इनका प्रॉपर एक सीक्वेंस आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे? आइए, ये फिंगर्स आप देख रहे हैं, इनमें 3-3 के सेगमेंट होते हैं। टोटल कितने सेगमेंट है? 12। हमें तो कितने चाहिए? 11। तो अब कैसे इसको करना है, आइए वो भी देख लेते हैं। जैसे MA6 है, तो आपको ये पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए, और ये याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। MA6 A5B A4B2 A4BC A3B3 A3B2C, मतलब तोड़ते जाइए, आखिरी वालों को तोड़ते जाइए। A3BCD A2B2C2 A2B2CD A2BCD ABCDEF, ऐसे तोड़ते चले जाइए। तो आप देखेंगे टोटल कितने फॉर्मेट आ गए? 11। यहां थोड़ा सा मैंने अभी वॉच किया, देखा था ध्यान से, तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, उससे आप परेशान ना होना। आपको मैंने जो सीक्वेंस बताया है वही फिक्स रहेगा। कैसे? A6 A5B A4B2 A4BC, वो 5th नंबर पे चला गया, 4th पे होना चाहिए था। खैर उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको मैंने सीक्वेंस बता दिया है, आपको वही काम फॉलो करना है। अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मान लीजिए कि आपने मुझे इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट दिया, सपोज A2B2CD दिया। क्या दिया? A2B2CD। तो मैं इसको कैसे करूंगा? तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। क्या बता रहा हूं? ट्रिक, जरा ध्यान से देखना।
0 0 2 क्यूब 3 4 5 6 9 15, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। आई रिपीट 0 0 2 क्यूब 3 5 6 9 15, एक ही झटके में सारे के सारे जीआई खत्म हो गए। जी हाँ, अब आप कहेंगे सर मैं इसको याद कैसे रखूं, मतलब मैं कैसे इसका यूज कैसे करूंगा, आइए वो भी बता देता हूं। मान लीजिए कि आपने मुझे एक फॉर्मेट दिया MA2B2CD, मैं क्या करूंगा, इस तरह से शुरू हो जाऊंगा, A6 A5B A4B2 A4BC A3B3 A3B2C A3BCD A2B2C2 A2B2CD। तो ये 9th नंबर का फॉर्मेट आया बेटा मेरे पास। कितने नंबर का फॉर्मेट आया? 9th नंबर का फॉर्मेट आया। अब ये जो ऊपर आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, मैं इसको देखूंगा 0 0। अब वहां पे 2 क्यूब लिखा है तो मैथ्स नहीं लगानी है, एक सिंपल सा लॉजिक है उसका कि भाई 3 बार आपको 2 बोलना है, तो 0 0 2 2 2 3 4 5 6। अब ये जो 6 आ रहा है 9 नंबर पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। भाई 9 नंबर पे आया था ना MA2B2CD, तो 9 नंबर पे ही क्या आ रहा है? 6 वैल्यू आ रही है, 0 0 2 2 2 3 4 5 6। तो 6 वैल्यू किस पे आ रही है? 9 नंबर पे आ रही है, यानी कि MA2B2CD के जो नंबर ऑफ GI हैं वो कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। अरे वाह, आंसर इज 6। ये तो बहुत सिंपल है। समझ में आया? ना समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस से चला करके देख लेना, वापस से समझ में आ जाएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो एक बार में क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे क्या हो रहा है वो भी आइए देख लेते हैं। ट्रांस कैसे दिमाग में बैठा हूं, तो भाई देखो ध्यान से सुनना, मैं कुछ वैल्यूज बोलूंगा आपको, उसमें आपको क्या करना है? 1 बोलना है। क्या बोलना है? 1। और उसके अलावा जो बचे वो वैल्यू बोल देना है। क्या मतलब सर? मान लीजिए मैंने बोला आपको 3, तो 1 तो बोलिए ही बोलिए। क्या बोलेंगे आप? मैंने बोला 3, तो आप क्या बोलिए? 1। बाकी कितना बचा? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2। यानी कि मैं जब 3 बोलूं तो आपको बोलना है 1 2। मान लीजिए मैं 4 बोलूं तो आपको बोलना है 1 3। तो यानी कि जब तक मैं ना कहूं तब तक 1 का साथ मत छोड़िएगा। तो मान लीजिए मैंने आपसे बोला 2, तो आपको बोलना है 1 1। मैंने बोला 3, आपको बोलना है 1 2। मैंने बोला 4, आपको बोलना है 1 3। मैंने बोला 5, आपको बोलना है 1 4। हाँ या ना? आपको फाइनली जीआई के सिस और ट्रांस दिमाग में सेट हो गए। जी हाँ, पहली वैल्यू सिस थी, दूसरी वैल्यू ट्रांस थी। मान लीजिए मैंने बोला 5, तो आप क्या बोलेंगे? 1 4। चेक कर लीजिए, 5 ये आ रहा है, 1 सिस है, 4 ट्रांस है, खत्म। वेरी सिंपल। 2 है तो 1 1, 3 है तो 1 2, 4 है तो 1 3, 5 है तो 1 4। ये बात समझ में आ गई? चलिए, लेकिन 6 में क्या हो रहा है? 2 3, सॉरी 6 में क्या हो रहा है? 2 4। 9 में क्या हो रहा है? 6 3। और 15 वाले में तो नो सिस नो ट्रांस। बात समझ में आ गई? तो अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, आपको देखिए, आपको क्या पता चलेगा? इससे तो आपको सारे जीआई याद हो गए और बाकी से आपको क्या हो गए? सिस और ट्रांस याद हो गए। तो क्या बोलूंगा मैं? 2 है तो 1 1, मेरे साथ बोलिए। 2 है तो 1 1, 3 है तो 1 2, 4 है तो 1 3, 5 है तो 1 4। हाँ या ना? इस तरह से बोला। लेकिन 6 है तो जल्दी से बोलो बेटा, अनंत क्या होगा? शाबाश, 2 4। क्यों भाई? सही बोला रोशन, वंश, और कौन कौन से थे बच्चे? बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे उस समय नाम याद थे, अभी मैं ऐसे नाम थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो रहा है। चलो, तो जितने भी बच्चे हैं, आप सबसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, क्या करना है? आपको इस तरह से बैठे बैठे मेरे साथ वहां पे बोलते रहना है। आपको देखिए पूरी टेबल दिमाग में छप जाएगी। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सिस और ट्रांस तो आपके दिमाग में सेट हो गए। अब आपके मन का लालच बढ़ गया। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा जब इतना बताया तो एसआई भी कर दो सर। तो आइए एसआई को भी देखे लेते हैं। 7 नंबर से, आई रिपीट, कहां से? 7 नंबर से क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी चालू होती है। कहां से चालू होती है? 7 नंबर से ऑप्टिकल एक्टिविटी चालू होती है। और हमेशा याद रखिए सिस ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कौन एक्टिव होंगे बेटा? सिस ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो मान लीजिए आपने मुझसे बोला 5,
ये 7 नंबर पे क्या 8 नंबर पे क्या आ रहा है 5। तो आपने बोला इसके स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, तो मैं बोलूंगा यार 5 तो GI होते हैं, हाँ होते हैं, तो 5 है तो 1/4, हाँ सर 1/4। अच्छा 1 का क्या कर दो, डबल कर दो, 1 का डबल तो सर 2 होता है, बस 2 4 बोल दो, 2 और 4 कितने होते हैं 6, यानी कि SI कितने हो गए 6। कहने का मतलब है स्टीरियो, कहने का मतलब है कि जो सिस हैं वो डबल कर दीजिए और उनको ट्रांस में जोड़ दीजिए और फाइनली बोल दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल 6 है तो 2 4, अब 2 जो है वो दो के दोनों क्या है ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो 2 का डबल क्या कर दिया 4, 4 + 4 8, ये लो भैया आपके SI तैयार। 9 है तो 6 3, 6 के 6 कैसे होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, 6 का डबल कर दो 12, 12 और 3 15, LO 15। तो बेटा इस तरह से आपको फाइनली क्या करना है, इस तरह से दिमाग में इस पूरी टेबल को बैठाना है। क्या सर बाकी पे भी यही फंडे अप्लाई होंगे, ऑफ कोर्स। जैसे बन गई हमारी ट्रिक 0 2 2 0 2 3 4 6, ये लो भाई बन गई हमारी पूरी की पूरी ट्रिक। 2 है तो 1 1, 3 है तो 1 2, यहां पे 4 हो गया तो 2 2, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा बेटा, ट्रिक है, कहीं पे कैसे अप्लाई होती है कहीं पे कैसे। बाकी आपको पता ही है कि कौन इसमें से एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, वो मैं आपको पिछली स्लाइड्स में बता ही चुका हूं। तो इस तरह से हो सकता है, उसी तरह से ये भी हो गया 2 5 6, यस आई नो 2 5 6 0 3 4 7 12, खत्म। ये लो समझ में आया, ये लो बन गई पूरी की पूरी ट्रिक। 2 है तो 1 1, 5 है तो 1 4, 6 है तो 2 4, 3 है तो 1 2, 4 है तो 2 2, 7 है तो 4 3, खत्म। ये फंडे होते हैं। अब आप बोलेंगे मैंने टेबल को दिमाग में बैठाने का ये तरीका क्यों बताया। देखिए बहुत से बच्चों को लगता है नहीं पेपर आएगा तो मैं अपने आप कर दूंगा, ये वो नहीं। वहां पे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है बेटा, जैसे अब मान लीजिए आपके बोर्ड का थ्योरेटिकल पेपर है तो उसकी बात अलग है, वहां तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए और उसके लिए मैंने आपको समझाया भी है। लेकिन होता क्या, जब मेंस या एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आता है तो भाई मेरे एक क्वेश्चन तो करना नहीं है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन करने। तो एक तो आपके पास समय की समस्या होती है, दूसरी इतने सारे अगर डायग्राम क्या कहते हैं आप बना करके देखोगे और मालूम चला एक डायग्राम भी अगर गलत हो गया, जस्ट इमेजिन, तो सारी मेहनत बेकार हो जानी है। तो होता क्या है बेटा, हर इंसान शेखी से चालू करता है, नहीं मैं तो डायग्राम बना करके देख लूंगा, ये क्या फालतू की ट्रिक बता रहे हैं। लेकिन मजे की बात, सेशन खत्म होते होते, पेपर आते आते हर कोई मेरी फाइनली इसी ट्रिक पे आ जाता है। ये मैं हर साल देखता हूं। शुरुआत क्या होगी, एटीट्यूड से होगी, नहीं हम तो डायग्राम से खुद कर लेंगे, और बाद में सेशन एंड होते होते वो इस पे आ जाता है। तो भाई सेशन एंड होते होते इस पे आओ, 10 तरह की गलतियां करने के बाद यहां तक पहुंचो। उससे अच्छा है, अभी कह रहा हूं ना कि चुपचाप अभी ही इस पैटर्न को फॉलो कर लो, सेशन खत्म होते होते तो आप बढ़िया इसमें मतलब बिल्कुल मास्टरपीस हो जाओ, बढ़िया हो जाओगे आप, समझ रहे हो, हाँ बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे इस तरह की ट्रिक के थ्रू। दूसरा डायग्राम बना बना करके देख रहा होगा, आप दे दनादन आंसर दे रहे होगे, और फिर वो आपसे बोलेगा भाई साहब बता दो ये कर कैसे रहे हो, ये चमत्कार हो कैसे रहा है। ठीक है ना, कि आप इतनी जल्दी आंसर दे कैसे रहे हो, हम तो क्या कहते हैं सोचते रहते हैं और आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे देते हो। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं भाई कि फाइनली इस ट्रिक पे आ जाओ, फायदे में रहोगे। ओके चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं भाई कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर ऑक्टाहेड्रल दिस एंड स्क्वायर प्लेनर और दिस कितने कितने होंगे। तो भाई जीआई पूछे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए वेरी सिंपल, अभी देखिए आपको मैं वो ट्रिक अप्लाई करना सिखा रहा हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप उसको इस तरह के फॉर्मेट में बदल दीजिए, MA4B2। और ये तो कौन है बेटा, ये तो खैर वो है स्क्वायर प्लेनर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हैं। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, MA2B2, और ये कौन सा फॉर्मेट है बेटा, MAAB2। ओके, अब ये 3 फॉर्मेट आपके मैंने देख लिए। अब ये MA4B2 है, कुछ भी नहीं करना है, बस जो मैंने टेक्निक बताई है वो अप्लाई करो। A6 A5B A4
B2 A4 BC, यस आर नो? अच्छा यहां तो कौन सा है, B2 है, मतलब तीसरा वाला है, MA6 A5B A4 B2 तीसरे नंबर का है, 002। अरे वाह, इसका आंसर तो इसके GI तो कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये लो भाई। इसी तरह से MA2B2 है, याद करो मैंने डायग्राम बना करके आपको सिखाया है बाकायदा। ये AA हो गया, ये BB हो गया, और ये दूसरा हो गया AA और BB। ओके, तो इसमें कितने GI हो गए भाई, अरे वाह, इसमें भी 2 GI हो गए। तो 2 GI उसमें हो गए, 2 GI इसमें हो गए। अब ये बचता है, ये कैसा होगा बेटा, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें GI कोई नहीं होगा, ये A और हियर इज B एंड B, इसमें कोई GI नहीं होगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा बेटा, 2 होगा। क्या, देखो B होगा, यानी कि पहले वाले में 2 होंगे, दूसरे वाले में 2 होंगे, और तीसरे वाले में कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगा। दैट्स ऑल, तीसरे वाले का कोई GI नहीं होगा। वेरी सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए, मैंने पहले आपको ट्रिक बता दी, फिर उस ट्रिक को क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है वो भी बता दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following complex ion has geometrical isomers? अभी आप देखिए 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब ये पूछा है कि which one of the following complex ion has geometrical isomer, किसमें, इनमें से किसमें geometrical isomerism पॉसिबल है? तो बहुत ही सिंपल है, हर एक को क्या करो, उसके फॉर्मेट में बदल लो, MAA होल थ्राइस, यस आर नो? इसमें GI नहीं होता, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है लेकिन GI नहीं होता। इसको बदल दो बेटा MA5B में, इसमें भी GI नहीं होता। फिर उसके बाद क्या करो, इसको बदल दो बेटा किसमें, MAA होल ट्वाइस और B2 में, बिल्कुल इसमें GI होता है, ठीक है, इसमें GI होता है। और इसको बदल लो MAA और किसमें, B4, नो डाउट इसमें भी GI नहीं होता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, C आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर दैट कैन एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब देखिए उसने बोल दिया है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और सबसे मजे की बात उसने बोल दी है चारों लिगेंड अलग अलग हैं। वेरी सिंपल, फॉर्मेट में बदल लीजिए MABCD, और MABCD जो है उसमें A की पोजीशन को फिक्स करिए, B को सामने लाइए, फिर C को रखिए, फिर D को रखिए। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो फाइनली कितने ऑप्शंस होंगे आपके पास, 3 ऑप्शंस बन जाएंगे। A के सामने एक बार B, तो C और D इधर, फिर B के सामने C, तो D और B इधर, फिर B के सामने A के सामने D, तो ये इधर। तो कुल मिलाकर के इस तरह के टोटल आपके कितने GIs बन के तैयार हो जाएंगे बेटा, 3 GI बन करके तैयार हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, D। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, फॉर्मेट सामने आएगा, GI पे फोकस करिए, GI को दिमाग में किस तरह से बैठाना है उसके लिए मैंने ये आपको ट्रिक बताई दी है सारी की सारी। इन ट्रिक्स को फॉलो करिए और बैठे बैठाए बढ़िया से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये देखिए अभी हाल में एक और भी क्वेश्चन आया था, मतलब आज से 10-1 साल पहले 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी पूछा है टोटल नंबर ऑफ GI बताइए साहब, ये जो कॉम्प्लेक्स गिवन है। वेरी सिंपल, किसमें बदल लूंगा, M1 2 3 4, MABCD, यस आर नो? यानी कि ये बन गया क्या, ये स्क्वायर प्लेनर टाइप का कॉम्प्लेक्स है। अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है कि टेट्राहेड्रल है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है तो वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। आप मुझसे बिल्कुल पूछोगे कि ये कैसे पता चलेगा, तो मैं भी आपको बड़ा सीधा सा जवाब दे रहा हूं कि ये मुझे कहां से पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा CFT से, जो हम इसके बाद आगे जाकर के पढ़ेंगे, VBT CFT, वहां पे हमें ये पता चलेगा कि आखिरकार ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर है कि क्या कहते हैं वो है टेट्राहेड्रल। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है। कैसे है
मैंने आपको बोला ना CFT में पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। और स्क्वायर प्लेनर मान करके अगर मैं बात करूं तो बाय द एंड समरी इज दिस, इसके नो डाउट इन इट कितने आंसर आएंगे, 3 आंसर आएंगे। अभी हमने डिट्टो ऐसा ही एक क्वेश्चन किया है जिसमें स्क्वायर प्लेनर के कितने आ रहे थे, 3 आंसर आ रहा था, वैसे ही इसके भी 3 आंसर आएंगे। तो होपफुली ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए अब मैं शुरू करने जा रहा हूं बेटा, वर्नर्स थ्योरी शुरू करने जा रहा हूं। जो कुछ भी आपके सामने है, मगर आपको इस पे जब तक मैं ना कहूं तब तक ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जो मैं बता रहा हूं उस पे अच्छे से फोकस करना है। तो आइए शुरू करते हैं वर्नर्स थ्योरी, जरा ध्यान से और अच्छे से सुनना, ठीक है। ऐसा है बेटा, वर्नर एक पहला साइंटिस्ट था जिसने बॉन्डिंग को लेकर के बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग को लेकर, लेकिन फिर भी उसने अपनी एक थ्योरी दी और वो थ्योरी एक्चुअल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के काफी क्लोज थी, बहुत ही क्लोज। तो वर्नर एक पहला साइंटिस्ट था, मैंने ऊपर लिख दिया है, जिसने क्या किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन किया था, जबकि उस समय बहुत ज्यादा कोई खास बॉन्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। वर्नर्स के अकॉर्डिंग 2 तरह की वैलेंसी होती है किसी कॉम्प्लेक्स में। आई रिपीट, जब मैं एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा तो ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन पहले जो मैं आपको बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए। 2 तरह की वैलेंसीज उसने मानी कॉम्प्लेक्स में। कितने पार्ट माने, 2 तरह के पार्ट माने। एक प्राइमरी वैलेंसी मानी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। उसने 2 पार्ट में उसको क्या किया बेटा, डिवाइड किया, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को उसने कहा आयनाइजेबल होती है। कैसी होती है, आयनाइजेबल होती है। कौन, प्राइमरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी उसने कहा कि भाई नॉन आयनाइजेबल होती है। अब आपने बचपन से ही, मतलब बचपन से क्या मतलब, आपने 11 से ही एक चीज तो पढ़ी होगी कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जो कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं। ये आपने पढ़ा ही होगा। हाँ सर, पढ़ा है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी जिनको माना जो आयनाइजेबल थी वो नेचर वाइज कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल। सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयनाइजेबल होती है वो कैसी होती है, डायरेक्शनल। अब ये तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए कि भाई प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल, ये नॉन डायरेक्शनल और वो डायरेक्शनल। तीसरा पॉइंट कि भाई प्राइमरी वैलेंसी करती क्या है। प्राइमरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाइड करने का काम करती है। आई रिपीट, प्राइमरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाइड करने का काम करती है। अभी ये सारी चीजें मैं विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा, एक बार इसको देख लीजिए। आगे सेकेंडरी वैलेंसी क्या करती है साहब, सेकेंडरी वैलेंसी CMA का कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाइड करती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या करती है, ऑक्सीडेशन। सेकेंडरी वैलेंसी क्या करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाइड करती है। आगे जो प्राइमरी वैलेंसी होती है बेटा, वो किसको हम कंसीडर करेंगे भाई, 3 तरह के लिगैंड होते हैं। कितने तरह के लिगैंड होते हैं, 3 तरह के। एक पॉजिटिव लिगैंड, एक नेगेटिव लिगैंड और एक न्यूट्रल लिगैंड। तो मैं आपको बता दूं पॉजिटिव लिगैंड तो उस समय आए ही नहीं थे, दिस इज माय QSP, ठीक है ना। पॉजिटिव लिगैंड तो उस समय डिस्कवर हुए ही नहीं थे, ये मैंने यहां पे QSP लिख दिया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई पॉजिटिव लिगैंड तो उस समय डिस्कवर हुए नहीं थे। तो फिर बचे कौन, 2, नेगेटिव लिगैंड और न्यूट्रल लिगैंड। तो उनमें से आप सोचिए, रटिए मत इसको, थोड़ा सा चीजों को सोचिए। सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। प्राइमरी कैसी है, आयनाइजेबल, नॉन डायरेक्शनल और ऑक्सीडेशन को सेटिस्फाइड करती है। तो मैं आपके सामने 2 लिगैंड रख दूं, एक नेगेटिव लिगैंड रख दूं और एक न्यूट्रल लिगैंड रख दूं, तो CMA की ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन सेटिस्फाइड करेगा, नेगेटिव या न्यूट्रल। आई रिपीट, CMA की ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन सेटिस्फाइड करेगा, नेगेटिव या न्यूट्रल। सो ऑफ कोर्स नेगेटिव। तो ये देख लीजिए, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो खुद किससे सेटिस्फाइड रहती है, नेगेटिव आयन से। यानी कि नेगेटिव लिगैंड्स प्राइमरी वैलेंसी की तरह काम करते हैं क्योंकि वो CMA की ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाइड करते हैं। अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होती है, सेकेंडरी वैलेंसी दोनों से सेटिस्फाइड होती है, नेगेटिव से भी और न्यूट्रल से भी।
सर क्यों? अरे यार गजब करते हो। सेकेंडरी वैलेंसी का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाइड करना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कितने लोन पेयर किसी सीएमए को मिले। अब लोन पेयर सीएमए को जो मिल रहे हैं वो न्यूट्रल से भी मिल सकते हैं और नेगेटिव लिगेंड से भी मिल सकते हैं। वो न्यूट्रल से भी मिल सकते हैं और वो नेगेटिव लिगेंड से भी मिल सकते हैं। दोनों लोन पेयर दे सकते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर का सेटिस्फाइड करने का काम दोनों का है, नेगेटिव का भी और न्यूट्रल का भी। यानी कि इसका मतलब हुआ नेगेटिव लिगेंड जो होते हैं वो डबल रोल प्ले करते हैं। नेगेटिव लिगेंड्स क्या करते हैं बेटा? डबल रोल प्ले करते हैं। एक तरफ वो प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी काम कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, दूसरी तरफ सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी काम कर रहे हैं और वो न्यूट्रल क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। लेकिन न्यूट्रल लिगेंड सिर्फ एक ही रोल प्ले करता है और वो क्या करता है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर को ही सेटिस्फाइड करता है, ऑक्सीडेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, क्योंकि वो आयनाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्शनल है। बात समझ में आई? वो नॉन आयनाइजेबल है, वो डायरेक्शनल है और वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाइड करता है। आगे अब बात आती है कि अगर कोई ज्योमेट्री है, जैसे आपके सामने एक NaCl रख दूं और एक PCl5 रख दूं और बोलूं भाई बताओ कि क्या कहते हैं जो PCl5 और NaCl है, बताओ इसमें एक फिक्स ज्योमेट्री किसकी है? तो मैं बोलूंगा भाई PCl5 sp3d है, ऐसे बोलूंगा। क्या मैं इस तरह का कोई हाइब्रिडाइजेशन, इस तरह की कोई फिक्स ज्योमेट्री मैं NaCl के लिए बोल सकता हूं? नहीं, वो तो क्रिस्टल्स बनाता है। वो तो क्या बनाता है? क्रिस्टल्स बनाता है। तो कुल मिलाकर के जो ज्योमेट्री का काम है वो नॉन डायरेक्शनल यानी कि आयनाइजेबल जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ज्योमेट्री डिसाइड करने का काम नहीं करती। ज्योमेट्री डिसाइड करने का काम वो करता है जो नॉन आयनाइजेबल है, जो डायरेक्शनल है। तो ज्योमेट्री जो होती है वो सेकेंडरी वैलेंसी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ज्योमेट्री के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेकेंडरी वैलेंसी। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या रहा है भाई? प्रेजेंटेशन का तरीका। तो प्राइमरी वैलेंसी अगर हमें किसी को दिखाना है तो डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। सेकेंडरी वैलेंसी को अगर हमें दिखाना है तो हम उसको ऐसी एक रेगुलर लाइन से दिखाएंगे। अब आप बोलेंगे सर वो तो सब सही है, जरा इसका एग्जाम्पल बता दीजिए क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला एक कॉम्प्लेक्स है बेटा COCl3.6NH3, करेक्ट? ये एक कॉम्प्लेक्स है। अब क्या हुआ, वर्नर ने इसकी रिएक्शंस तरह तरह से करके देखी। जैसे सबसे पहले उसने एक काम किया कि इसकी रिएक्शन HCl से करा करके देखी, HCl के साथ इसको रिएक्ट करा करके देखा। सोचा अमोनिया है, एसिड से रिएक्ट कराऊंगा, बेस है, निकल जाएगा। लेकिन मजे की बात, कोई रिएक्शन नहीं हुई। आंसर इज नो रिएक्शन। फिर उसने क्या किया, इसकी रिएक्शन AgNO3 से करा करके देखी। इससे समझ गया कि भाई अमोनिया तो रिएक्शन देने को तैयार नहीं है, तो चलो देखते हैं Cl क्या करता है। तो जब इसे AgNO3 से रिएक्शन करा के देखी तो यहां पे 3 मोल AgCl के मिले। किसके मिले? 3 मोल AgCl के मिले। अब इस बेसिस पे जो रिजल्ट सामने आया वो है कोबाल्ट। उसके साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं 6 अमोनिया और आयनाइजेबल कंडीशन में बैठे होते हैं 3 Cl। अब जो मैं आपको पढ़ा करके आया हूं, ठीक है, आप एक काम करेंगे, क्या करना बेटा, आप एक काम करना, इस स्लाइड को पॉज करके, ये मैं सामने से हटे जाता हूं, आप इस स्लाइड को पॉज करिए और पूरा अच्छे से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और जब मैं चीजें आपसे पूछना शुरू करूं तो आप इसी स्लाइड को देख देख करके मुझे जवाब देंगे, ओके। तो आई थिंक इतनी देर में आपने वीडियो को पॉज करके और कॉपी कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब आपके सामने वो सारे नोट्स हैं, आप बस उनको देखते जाइए और मुझे जवाब देते जाइए। तो तैयार है भाई साहब? क्यों भाई, तरुण, वरुण, रोशन, धवल सब तैयार हो भाई? ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जल्दी बताइए, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? होपफुली आपका आंसर कितना आया है? +3 आएगा।
कितना आएगा +3। ये +3 जो आंसर आया ये आपने किसको देख करके बताया? आपने इसको देख करके बताया, क्योंकि यहां पे 3 Cl है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट को यहां पे सेटिस्फाइड करने का काम ये 3 Cl कर रहे हैं, उसके +3 को सेटिस्फाइड करने का काम ये -3 कर रहे हैं, और -3 जो कर रहा है यानी कि वो आयनाइजेबल है, न्यूट्रल। अमोनिया तो इसकी ऑक्सीडेशन को सेटिस्फाइड कर नहीं रहा, इसकी ऑक्सीडेशन को तो कौन सेटिस्फाइड कर रहा है? क्लोरीन, जो कि एक एनायन है, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, यस और नो, और ऑक्सीडेशन को सेटिस्फाइड करती है, चेक करते जाओ। और तो और प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, ऑक्सीडेशन को सेटिस्फाइड करती है, नेगेटिव आयंस प्राइमरी वैलेंसी का काम करते हैं, चेक कर लो, सारी चीजें आ गई उसी में। और जो 2-3 पॉइंट बचे हैं वो अभी डायग्राम होते होते पूरे हो जाएंगे, चिंता मत करो, जैसे ही डायग्राम बनाऊंगा सब समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, अमोनिया, अमोनिया इससे एक न्यूट्रल लिगेंड है, और अमोनिया इससे क्या कर रहा है बेटा? लोन पेयर दे करके जुड़ा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं आपसे पूछूं, आप कितना बोलोगे? 6 बोलोगे। वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो फिक्स है वो किसकी वजह से है? आपको ये 6 अमोनिया दिखाई दे इस वजह से है। तो यानी कि अमोनिया उसके एक न्यूट्रल लिगेंड जो नॉन आयनाइजेबल है, जो डायरेक्शनल है, जो अपना लोन पेयर दे रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसी से सेटिस्फाइड हो रहा है। तो न्यूट्रल लिगेंड अमोनिया कोऑर्डिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, वो सेकेंडरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, एनायन है, जो उसकी ऑक्सीडेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, दैट्स ऑल। अब मैं बनाता हूं डायग्राम ताकि बाकी बचे हुए पॉइंट्स भी आपके क्लियर हो जाएं। बीच में है कोबाल्ट, यस और नो। ये 6 लोन पेयर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये 6 लोन पेयर कौन दे रहा है? अमोनिया। कौन दे रहा है बेटा? अमोनिया। हर एक अमोनिया से एक एक लोन पेयर हमें मिल रहा है, करेक्ट। नाउ कोबाल्ट पे कितना चार्ज है? +3 चार्ज है, इसके चारों तरफ एक पॉजिटिव फील्ड है। और ये देखिए ज्योमेट्री को डिसाइड करने का काम किससे हो रहा है? ये ज्योमेट्री आपको कैसी दिखाई दे रही है? ऑक्टाहेड्रल दिखाई दे रही है। तो ऑक्टाहेड्रल अगर ज्योमेट्री दिखाई दे रही है तो वो किसकी वजह से दिखाई दे रही है? वो अमोनिया की वजह से दिखाई दे रही है। अमोनिया न्यूट्रल है, और न्यूट्रल जो होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है, और नॉन आयनाइजेबल जो है वो डायरेक्शनल होता है। और ये सब कुछ कैरेक्टर किसका होता है? सेकेंडरी वैलेंसी का होता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी का काम अमोनिया कर रही है, और ज्योमेट्री उसी की वजह से है। अब रही बात पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, मैं Cl- को कहां से लाऊं? आई रिपीट, मैं Cl- को इससे कैसे अटैच कराऊं? अरे भाई चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है और वो एनायन है, कहीं से भी अटैच करा दो, क्या फर्क पड़ता है? तो एक Cl मैंने यहां रखा, एक Cl मैंने यहां रखा, और जस्ट इमेजिन एक Cl मैंने यहां रखा, और उसको ऐसे 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 शो कर दिया। ये लीजिए। अब आप देखिए कि Cl पे माइनस चार्ज है, Cl पर क्या है बेटा? माइनस चार्ज है। आप उसको किसी भी डायरेक्शन से लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन डायरेक्शनल है, कहीं से भी लाइए। और न्यूट्रल लिगैंड को कैसे लाना है? ऐसे ही लाना है। तो अब आप देखिए, प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से शो किया है, सेकेंडरी वैलेंसी को मैंने क्या कहते हैं, किससे शो किया है? रेगुलर लाइन से शो किया है। लोन पेयर कौन दे रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सेट कर रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी। ऑक्सीडेशन कौन सेट कर रहा है? प्राइमरी वैलेंसी। वो कैसा है? आयनाइजेबल है। और कैसा है? नॉन डायरेक्शनल है। दैट्स ऑल। सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने यहां पे बताए वो सारे पॉइंट्स एक डायग्राम में कवर हो गए। अब आप बोलेंगे सर वो तो सब सही है, ये क्या है? ये है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, और ये पूछे जाते हैं। इस एक मॉलिक्यूल में से ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। टोटल आयन कितने हैं, पीपीटी आयन कितने हैं, सिंपल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, पीवी, एसवी। पीवी बोले तो प्राइमरी वैलेंसी, एसवी बोले तो सेकेंडरी वैलेंसी, ये वो फलाना डिमाका, सारी चीजें हैं। मैं सामने से हटे जाता हूं, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये सारे आंसर फिल कर लीजिए, और जब मैं आपको बताऊं तो शुरू हो जाइए, आंसर क्रॉस चेक करिए, देखिए कि आपके आंसर सही हैं या नहीं है, और फिर बढ़िया से प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना भाई कि आंसर कैसा रहा। चलिए आइए शुरू करते हैं। टोटल आयंस की बात की है,
अगर मैं इसको इस तरह से ब्रेक करूं तो ये CO NH3 होल 6 3 प्लस 3Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं बेटा? 4। कैसे? एक कॉम्प्लेक्स आयन है, आई रिपीट, एक कॉम्प्लेक्स आयन है, हाँ या ना, और 3 सिंपल आयन है। एक कॉम्प्लेक्स कैटायन है, 3 सिंपल एनायन है। नंबर ऑफ पीपीटी आयन कितने हैं बेटा? 3 AgCl, यानी कि तीनों Cl ने पीपीटी दिया तो 3 पीपीटी आयंस हैं। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है बेटा? 3 प्राइमरी वैलेंसी है, तीनों एनायन प्राइमरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बेटा? 6 है। और क्या कोई ऐसा है एनायन जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह काम कर रहा हो? नहीं, अभी तो सारे के सारे अमोनिया है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को मेंटेन करके रखे हुए हैं। हमें बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को मेंटेन करना है। यहां पर किसको मेंटेन करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को मेंटेन करना है। तो बाय द एंड समझ दिस, अभी तो वो सब काम अमोनिया से हो रहा है, हमें अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है एनाइन फेनाइन की। तो यहां पे जो भी है प्राइमरी और सेकंड, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, उसके लिए आंसर आएगा 0। कहने का मतलब है अभी कोई भी प्राइमरी की तरह का, मतलब जो कोई भी एनायन है वो सब प्राइमरी की तरह काम कर रहे हैं, सेकेंडरी की तरह कोई काम नहीं कर रहा है। यानी कि कोई भी एनायन ऐसा नहीं है जो दोनों तरह का काम कर रहा हो, अभी फिलहाल कोई भी नहीं है। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। COCl3.5NH3 HCl से रिएक्शन कराई, आंसर इज नो रिएक्शन। फिर हमने AgNO3 से रिएक्शन कराई, आंसर इज 2 AgCl, व्हाइट कलर पीपीटी। जब ये बनके तैयार हुआ तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि ये CONH3 होल 5 है। अब मजे की बात, कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना है बेटा? फिक्स है और वो 6 है। तो अब हमें यहां पे एक कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कम पड़ रहा है, ये 5 है ना, एक कम पड़ रहा है। हमने Cl को अंदर बुला लिया, बाहर कितने Cl रह गए? 2। अब मैंने इसका डायग्राम बनाया। क्या किया बेटा? डायग्राम बनाया। ये CO है, 1 2 3 4 5 और 6। अमोनिया 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 अमोनिया, और एक अमोनिया कहीं भी दिखा दो, यहां दिखाओ वहां दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये Cl यहां लगाओ। ये सब क्या कर रहे हैं बेटा? आप लोन पेयर दे रहे हैं। ये बात समझ में आई? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन यहां पे भी कितनी है? +3 है। तो अब मुझे यहां पे एक और, अच्छा ये एक डायग्राम और पूरा कर देते हैं। बाकी बचे कितने? 2 Cl बचे। एक Cl को यहां पे दिखाई देते हैं, कहीं भी दिखाओ, घर की बात है, और एक Cl को यहां पे दिखाई देते हैं। ओके, ये लो। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरा पहला क्वेश्चन है, ये कोबाल्ट में जो +3 दिखाई दे रहा है वो तीनों Cl की वजह से दिखाई दे रहा है। ऐसा तो है नहीं कि 2 Cl की वजह से दिखाई दे रहा हो, दिखाई तो वो तीनों की वजह से दे रहा है। यानी कि ये जो तीनों Cl हैं, इनमें से ये जो एक Cl है, आई रिपीट, ये जो तीनों Cl हैं, इनमें से ये जो एक Cl है, ये बेचारा 2 काम कर रहा है, लोन पेयर देने का भी काम कर रहा है और ऑक्सीडेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। आई रिपीट, लोन पेयर देने का भी काम कर रहा है ये Cl, और ऑक्सीडेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों का काम कर रहा है। तो मैंने इसको रेगुलर लाइन से भी दिखा दिया और डॉटेड लाइन से भी दिखा दिया। तो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी का काम कितने कर रहे हैं? 1। आगे अब मैं आपसे पूछूं, प्योर प्राइमरी, सॉरी, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी का काम तो कितने कर रहे हैं? 1। अब मैं आपसे पूछूं प्राइमरी वैलेंसी का काम कितने कर रहे हैं? अरे प्राइमरी वैलेंसी फिक्स रहेगी, वो भी 3 ही है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो कम हो गए हो, भाई कर तो तीनों ही रहे ना। तीनों क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। यह अलग बात है कि उसमें से एक ऑक्सीडेशन एज वेल एज कोऑर्डिनेशन दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है ना, तो है तो तीनों। तो प्राइमरी में भी क्या आ गए? 3। सेकेंडरी भी कितना आ गया? 6। टोटल आयन कितने आ गए? आई रिपीट, टोटल आयंस कितने आ गए? इसको आप आयंस में तोड़िए, CO
NH3 होल 5 Cl ब्रैकेट क्लोज 2 प्लस एंड 2Cl माइनस। कहने का मतलब है टोटल 3 आयंस हो गए। कितने आयंस हो गए बेटा? टोटल आयन 3 हो गए। एक सिंपल आयन एक कॉम्प्लेक्स आयन हो गया और 2 सिंपल एनायन हो गए। और नंबर ऑफ पीपीटी आयन इसमें से कितने हो गए? 2 हो गए, क्योंकि इन्हीं दोनों ने पीपीटी रिएक्शन दिया था। तो ये बहुत ही सिंपल होता है बेटा वर्नर्स थ्योरी, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला। अब तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में छप जाना चाहिए HCl नो रिएक्शन। और ये रिएक्शन किससे हुई बेटा? ये रिएक्शन हुई AgNO3 से। आंसर आया AgCl व्हाइट कलर पीपीटी। क्या आया बेटा? व्हाइट कलर पीपीटी। ओके आगे। इस पूरे रिजल्ट को देखने के बाद समझ में आया कि ये कुछ इस तरह का होगा। CONH3 होल 4 अंदर 2 Cl और बाहर 1 Cl। कैसे पता चला बाहर 1 Cl? क्योंकि सिर्फ 1 मोल AgCl, सिर्फ 1 AgCl मिला। जब हमें 2 AgCl मिले थे तब हमने बाहर 2 आयनाइजेबल माने। जब हमें बाहर 3 AgCl मिले थे तो हमने बाहर 3 Cl माने। अब यहां पे 1 AgCl मिला है तो हमने बाहर 1 Cl माना। ठीक है, आयंस में भी इसको तोड़ के देखे लेते हैं। तो ये कैसे टूटेगा? CONH3 होल 4 Cl2 ब्रैकेट क्लोज प्लस एंड हियर इज Cl माइनस। तो अगर मैं अब क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो चलो इन क्वेश्चन पे भी आएंगे। पहले एक बार डायग्राम को भी बना करके खत्म करें। ये कोबाल्ट है, ये चारों तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अमोनिया अमोनिया अमोनिया, यस आर नो। और 2 Cl यहां पे दिखा दो और एक जो Cl बचा है उसको यहां पे दिखा दो। ओके, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें से जो 2 Cl हैं वो 2 काम कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। तो ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों का काम कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा 2। प्राइमरी वैलेंसी फिक्स है 3, सेकेंडरी फिक्स है 6। कॉम्प्लेक्स आयन 1 है, सिंपल एनायन भी कितना है? 1 है। नंबर ऑफ पीपीटी आयन भी कितना है? 1 है। टोटल आयन 2 है। बात खत्म। वेरी सिंपल। अच्छे से समझ में आया भाई सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी सिंपल। HCl नो रिएक्शन, दिस टाइम AgNO3 क्या होगा? AgNO3 के साथ अगर रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा? इस बार ये भी नो रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि CO भी अंदर, NH3 भी अंदर, Cl भी अंदर, बाहर कोई नहीं है, यानी कि आयंस में भी ब्रेक नहीं होगा। तो सिंपल आयन भी 0, कॉम्प्लेक्स आयन भी 0, नंबर ऑफ पीपीटी आयन भी 0, टोटल आयन भी 0, सब कुछ 0 ही 0। लेकिन आइए पहले डायग्राम भी एक बना लें इसका, बाकी चीजों का जवाब देने के लिए। कोबाल्ट NH3 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 Cl Cl Cl, ओके। और ये लगा दिया हमने यहां, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये हमने यहां लगा दी डॉटेड लाइंस लाइक दिस। ओके, नाउ अब क्या है आगे? बस अब सीधा सा जवाब है, ध्यान से देख लो। जो 3 Cl हैं वो ऑक्सीडेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह काम कर रहे हैं। प्राइमरी की तरह तो काम कर ही रहे हैं और सेकेंडरी भी सेकेंडरी की तरह काम कर रहे हैं। फाइनल आंसर हो गया दिस। तो होपफुली ये आपको अच्छे से समझ में आ गया
होगा, मैं मान के चलता हूं। ठीक है, अब आगे वर्नर थ्योरी जो है, इसको बताने, इसमें आगे बढ़ने से पहले, कंडक्टिविटी मतलब देखने से पहले कुछ चीजें हमें और समझनी होंगी, देखनी होंगी। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, आई रिपीट, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। नंबर वन, एक होते हैं बेटा होमोलैप्टिक। क्या होते हैं? होमोलैप्टिक। ध्यान से देखना, होमोलैप्टिक। और दूसरा क्या होता है बेटा? हेट्रोलैप्टिक। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? होमोलैप्टिक का मतलब होता है बेटा जिसमें सेम टाइप के लिगेंड हों, सेम टाइप ऑफ लिगेंड। एग्जाम्पल K4FeCN6, सारे के सारे लिगेंड्स हैं और सारे के सारे बिल्कुल सेम टाइप के लिगेंड्स हैं। 6 लिगेंड है, 6 के 6 सेम है। दिस इज कॉल्ड होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन हेट्रोलैप्टिक क्या होता है? जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स। ओके, एग्जाम्पल जैसे मान लो FeH2O5 NoSO4। याद आया कुछ मैंने बताया था ये? दिस इज कॉल्ड ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाता है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। आप कहेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, 5 लिगेंड तो एक जैसे, एक ही तो डिफरेंट है सर, डिस्काउंट दे दो ना। भैया डिस्काउंट नहीं मिलता जिंदगी में इतनी आसानी से। जो है सामने है उसको ऐसा ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्या 5 सेम है तो क्या हुआ, एक तो डिफरेंट है। एक लिगेंड भी अगर डिफरेंट है तो वो हेट्रोलैप्टिक कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैंने साफ बोला है, सेम टाइप के लिगेंड है तो होमोलैप्टिक, डिफरेंट टाइप के लिगेंड है तो हेट्रोलैप्टिक। अब आप बोलेंगे सर वो तो सब सही है, फायदा क्या है इसका? कभी कभी पूछ दिया जाता है बेटा बताओ कहां पे सेम टाइप का बनेगा, कहां डिफरेंट टाइप का बनेगा, कौन होमोलैप्टिक है कौन हेट्रोलैप्टिक है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात आती है बेटा किसकी? कंडक्टिविटी की। किसकी? कंडक्टिविटी की। तो उस पे पहले आते हैं, जरा ध्यान से देखना। जस्ट ए सेकेंड, कहां गया कहां गया? अच्छा गलती से वो पेज स्किप हो गया, चलो कोई बात नहीं, नो इशू, हम सीधी बात करते हैं। देखिए कंडक्टिविटी की बात आती है तो इसमें हमें सीधी सी बात समझनी है, बहुत सिंपल सी बात समझनी है। क्या? जिसमें नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे, आई रिपीट, नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, यानी कि आयंस जितने ज्यादा होंगे ना बेटा, वो कंपाउंड उतना ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने 4 कॉम्प्लेक्स पढ़े। कितने कॉम्प्लेक्स पढ़े? 4। ठीक है, ये जरा देख लेना ध्यान से। पहला कॉम्प्लेक्स हमने इसको माना, जैसे 4 आयंस थे टोटल। दूसरा कॉम्प्लेक्स में 3, तीसरे में 2, चौथे में 1 भी नहीं। करेक्ट? तो अगर मेरी बात समझ में आ गई तो बताना। 1, 2, 3 एंड 4 ये है कौन? कॉम्प्लेक्स। कौन है बेटा? कॉम्प्लेक्स। और नंबर ऑफ आयंस की अगर बात की जाए तो पहले में कितने थे? 4 आयन। दूसरे में कितने थे? 3 आयन। तीसरे में कितने थे? 2 आयन। और आखिरी में कितने थे? 0 आयन। तो ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगा?
ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगा भैया? ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ये होगा जहां पे नंबर ऑफ आयन जितने ज्यादा वहां कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा, यानी कि पहला वाला कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा, उससे कम दूसरा, उससे कम तीसरा और सबसे कम मतलब आखिरी वाला तो बेचारा शो ही नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आ गई? जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस, आई रिपीट, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस वो उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। दैट्स ऑल। अब कुछ बच्चे अपना दिमाग दौड़ाएंगे, वो बोलेंगे सर मान लो नंबर ऑफ आयंस सेम होते तो क्या होता? नेचुरल है भाई मेरे, ऐसा क्वेश्चन नेचुरल है, आता ही आता है मन में, ऐसा विचार आता ही आता है कि सर मान लीजिए नंबर ऑफ आयंस अगर क्या हो, सेम हो, यस और नो, तो फिर क्या होगा? इन दैट केस हम क्या करें? आइए चेक करते हैं, ध्यान से देखिए। इफ नंबर ऑफ आयंस आर सेम, अगर नंबर ऑफ आयंस क्या है? सेम है, तो क्या होगा? एग्जांपल ले रहा हूं, CO NH3 whole 5 SO4, here is bromide। ओके, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बड़ा लिख दिया ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे, लेकिन फिर जगह कम पड़ जाएगी, इससे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। होपफुली आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। CONH3 होल 5 यहां पे लिख दो ब्रोमाइड और बाहर रख दो सल्फेट, और एक कॉम्प्लेक्स ले लो बाहर, एक कॉम्प्लेक्स ले लो CONH3 होल 5, अंदर रख दो सल्फेट, बाहर रख दो ब्रोमाइड। ओके, नाउ अब इसको मैंने तोड़ा तो ये कैसे टूटा? CONH3 होल 5 Br एंड बाहर यहां पे कितना आ जाएगा? 2+ और यहां आ जाएगा SO4 2-, करेक्ट। और यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे आएगा बेटा CONH3 होल 5 SO4 अंदर आ गया, बाहर +1 आ गया, और यहां पे आ गया बेटा Br-, करेक्ट। अब बात ये आती है कि यहां पे नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे हैं? 2, वहां भी नंबर ऑफ आयन कितने आ रहे हैं? 2, दोनों में टोटल नंबर ऑफ आयन कितने आ रहे हैं? 2 2। लेकिन फिर भाई फाइनली कंडक्टिविटी ज्यादा कौन शो करेगा? तो भाई मेरे कंडक्टिविटी ज्यादा वो शो करेगा जहां पर चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। यहां पे इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ज्यादा है, +2 -2, यहां पे चार्ज इंटेंसिटी कम है, +1 -1। अब कुछ शरारती तत्व क्या कहेंगे? सर एक बात बताओ, चार्ज इंटेंसिटी भी सेम हो, आयंस भी सेम हो, तो क्या होगा? तो बेटा देखो, फिर वो डेटाबेस होगा और उसके बारे में मुझे ज्यादा फिलहाल कमेंट करना बनता नहीं है, क्योंकि जितना अभी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जहां तक की इंफॉर्मेशन गिवन है मैंने वहां तक की दे दी है, वो थोड़ा डेटाबेस चला जाता है, इसलिए हम उस तरह के एग्जाम्पल्स को कंसीडर नहीं करते। तो ये आपकी क्या है बेटा? दिस इज द डेड एंड, इसके आगे आपको नहीं जाना है। ये फाइनल बस रखना है कि अगर नंबर ऑफ आयंस कैसे हो, सेम हो, तो क्या होगा? जहां पे इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ज्यादा होगा वहां पे भैया कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट्स ऑल। तो ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है बेटा, ऐसी चीजें आती हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चन कराए देते हैं, जरा ध्यान से देखना। कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम अमोनिया एंड क्लोराइड प्रोड्यूस 4 आयंस। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, माना कि यहां पे मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये मत समझना कि ये PYQs नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब PYQs है बेटा, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। बस वो थोड़ा सा कभी कभी जल्दबाजी में, आज जैसे मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे स्लाइड्स बनानी थी जल्दी में, कभी कभी नहीं डालते हैं, कभी कभी डाल भी देते हैं यार, है ना। तो ज्यादा दिल पे मत लेना मेरे भाई, सिर्फ कंटेंट को वॉच करो। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये PYQs हैं, मतलब है, बस बात खत्म, ठीक है ना। चलिए, और हमें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मतलब है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। चलिए, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम अमोनिया क्लोराइड प्रोड्यूस 4 आयंस। अंडरलाइन कर लो, कितने आयंस? 4 आयंस पर मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन। द स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कंसिस्टेंट विद द ऑब्जर्वेशन इज।
हमें फाइनली उस स्ट्रक्चर को बताना है जिसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे हैं, 4। आप देखिए, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम अमोनिया एंड क्लोराइड प्रोड्यूस 4 आयंस। टोटल कितने आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4। तो बताइए इनमें से वो कौन होगा। वेरी सिंपल, पहला देखते हैं, ये क्या होगा बेटा, पीटी NH3 होल 4, यस और नो, PDNH3 होल 4। थोड़ा सा यहां पे मामला मिसप्रिंट हो रहा है क्योंकि ये बेसिक चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है बेटा। ध्यान से सुनना, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ये +2 होता है, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करे देता हूं, 2 करे देता हूं। अब सब सही है। चलिए तो जरा ध्यान से देखना, ये 2+ है और ये 2Cl- है। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे हैं, 3। भाई ये तो नहीं हो सकता है, इसमें तो कोई आयन ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, इसमें तो कोई आयन ही नहीं है। आगे देखिए, अगला देखते हैं, जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, PTNH3 होल 5 और Cl है बेटा, और बाहर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और ये 3Cl-, करेक्ट। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो एक बात फिक्स होती है कि प्लेटिनम +4 होता है। तो जब ये +4 है तो भाई अंदर -1 है और ये +4 है, यानी कि बचा +3 और उधर है 3Cl-। टोटल आयंस की बात करूं तो भाई 4 आ रहे हैं। एक आखिरी भी देखे लेते हैं, आखिरी की क्या कहानी है। आखिरी की कहानी यह है कि भाई ये पीटी है, ये अमोनिया है, और अमोनिया कितने हैं बेटा, यहाँ पे 4 हैं, 2 Cl हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो एक बात फिक्स है कि ये +4 है और ये +4 है और ये -2 है, तो बाहर 2+ है, इसीलिए यहाँ पे 2Cl- है, और टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, हमें 4 आयन किस में मिले, हमें 4 आयन मिले तीसरे ऑप्शन में, हमारा आंसर 3 सही है, दैट्स ऑल। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, द मोलर आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है ना, ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए इसने एक हिंट दिया है कि भाई सारे के सारे क्या हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, और हमें इसमें आयनिक कंडक्टिविटी को देखना है। और वो मोलर आयनिक कंडक्टेंस मतलब वो वही है, वही मेरा मतलब है क्या, कि भाई किसमें ज्यादा कंडक्टिविटी, और ज्यादा कंडक्टिविटी किसमें होगी, जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, दैट्स ऑल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीटी, ठीक है, Cl4 डॉट 6NH3, PT Cl4 डॉट 5NH3। मैं सारे एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, इनके अलावा भी जो होगा सब अपन सारे एग्जांपल देख रहे हैं, देखते जाओ बस। PT Cl4 डॉट 4NH3, PT Cl4 डॉट 3NH3, PT Cl4 डॉट 2NH3, करेक्ट। अब ऐसे में क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन ऑक्टाहेड्रल है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो एक बात फिक्स है कि सारे के सारे अमोनिया अंदर होंगे, कैसे, ऐसे। PDNH3 होल 6 ब्रैकेट क्लोज, बाहर यहां +4 है तो यहां पे क्या होगा बेटा, 4Cl- होंगे, कैसे, ऐसे। ये कॉम्प्लेक्स हो गया ऐसे। अच्छा, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, वैसे बिना +- चार्ज लगाए सीधे भी लिख देता, कैसे, PDNH3 होल 6 Cl4, खत्म बात है। ऐसा करने से क्या होगा, मुझे नंबर ऑफ आयंस दिख जाएंगे कि टोटल आयंस कितने हैं। चलिए अब दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाता हूं बेटा, PTNH3 होल 5, एक Cl अंदर आ गया, बाहर कितने Cl रह गए, 3, तो ये +3 कर देता हूं और यहां 3Cl- लिखे देता हूं, करेक्ट। आगे बढ़िए, अगला देखिए बेटा, पीटी अमोनिया कितने रह गए, 4,
2 Cl अंदर आ गए, 2 प्लस अंदर आ गए और ये 2 Cl माइनस। अगला देखिए Pt, ये है अमोनिया, अंदर 3 अमोनिया, 3 Cl, बाहर +1 रह गया और ये Cl माइनस। और आखिरी भी देखे लेते हैं, Pt NH3 होल ट्वाइस Cl4, दैट्स ऑल, यानी कि बाहर कुछ भी नहीं है। तो अगर अब मैं इस पूरे सीक्वेंस को देखूं तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कौन शो कर रहा है, जिसमें नंबर ऑफ आयंस सबसे ज्यादा होंगे। तो पहले वाले में अगर मैं किस में देखूं, 6NH3 है क्या भाई, इसमें कोई नहीं है, इसमें 5NH3 वाला है। 5NH3 वाले में कितने आयंस है टोटल, 4 आयंस। 4NH3 वाले में कितने आयंस है टोटल, 3 आयंस हैं। फिर तीसरे वाले में ध्यान से देखिए, ध्यान से, किसमें 3NH3 वाले में कितने आयंस हैं, 2 आयंस हैं। और 2 अमोनिया वाले में तो एक भी आयन नहीं है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस वहां कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो भैया ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा कौन, बी और सी। अब बी और सी में से कौन होगा बेटा, ऑब्वियसली 1 में सबसे ज्यादा, 2 में उससे कम, 3 में उससे कम, 4 में सबसे कम, यानी कि इसका आंसर कौन होगा बेटा, बी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये एक और देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बताइए कौन कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। ऑफ कोर्स जिसमें क्या कहते हैं नंबर ऑफ आयंस नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, वही कंडक्टिविटी को शो नहीं करेगा। तो पहले आप सोच लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पहले ध्यान से सोच लीजिए कि इसमें कितने आयंस, किसमें कितने आयंस प्रेजेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जरा ध्यान से देखना, क्रोमियम Cl, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, क्रोमियम H2O होल 5 Cl, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर 2 Cl और 2H2O, नहीं सॉरी, डॉट H2O। टोटल नंबर ऑफ आयंस अगर मैं देखूं तो एक कॉम्प्लेक्स कैटायन है, 3 सिंपल एनायन है। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए, बात खत्म। आगे बढ़िए, यहां पे ध्यान से देखिए, तो यहां पे नंबर ऑफ आयंस कितने हो रहे हैं, यहां पे भी नंबर ऑफ आयंस हो रहे हैं, Pt NH3 होल 6 ब्रैकेट क्लोज और Cl4। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो रहे हैं, 5। आखिरी वाले को भी देख ही लीजिए, यहां पे भी क्या हो रहा है बेटा, यहां पे भी नंबर ऑफ आयंस आ ही रहे हैं, ठीक है ना, बाहर 2 Cl आयंस लिखे हुए हैं, ठीक है, यहां पे भी नंबर ऑफ आयंस आ रहे हैं। बस ये है जिसमें नंबर ऑफ आयंस बिल्कुल भी नहीं है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा बेटा, सी होगा, क्योंकि यहां पे कोई आयंस नहीं है। तो जब कोई आयंस नहीं है तो कोई कंडक्टिविटी नहीं है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, दैट्स ऑल। तो होपफुली अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन एक और मैं लाया हूं, आइए जरा ध्यान से देखिए कि कौन कितनी कैसी कंडक्टिविटी शो करेगा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड ऑर्डर देयर इन ऑर्डर ऑफ देयर मोलर कंडक्टेंस। आई रिपीट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर मोलर कंडक्टेंस, यानी कि सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी शो करे उससे हमें सबसे कम पे जाना है। तो जरा ध्यान से देखिए भाई, नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करिए कि नंबर ऑफ आयंस कितने कितने होंगे। तो वेरी सिंपल, यहां पे बाहर एक कैटायन और ये पूरा एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, यानी कि इससे नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे बेटा, 2। यहां पे मुझे कोई आयन दिखाई नहीं दे रहा भैया, बस एक कॉम्प्लेक्स है, 0। यहां पे देखिए ये 3 है और वो 2 है, यानी कि टोटल मुझे 5 आयन दिखाई दे रहे हैं। कितने आयंस दिखाई दे रहे हैं, 5। और यहां पे देखिए, यहां पे एक ये है और एक ये है, यहां पे भी मुझे कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। अब देखिए ये भी 2 आयंस है, ये भी 2 आयंस है, तो 1 और 4 में आप कैसे डिसाइड करोगे, दोनों में 2-2 आयंस हैं। आई रिपीट, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना,
दोनों में दो दो आयंस हैं। आप कैसे क्या कहते हैं इसको देखोगे कि भाई कौन सा ज्यादा है, कौन सी कंडक्टिविटी कम है? वेरी सिंपल, जहां चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा है। तो यहां पे +2 है मैग्नीशियम पे, ऑफ कोर्स यहां 2 माइनस होगा, जबकि यहां पे पोटेशियम पे +1 होता है तो यहां -1 होगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, बेटा वहां पे नंबर ऑफ आयंस और यहां पे सेम सेम है, लेकिन चार्ज इंटेंसिटी 4 वाले में ज्यादा है, 1 वाले में कम है। और भैया 2 तो सफा चट है, वहां तो कुछ है ही नहीं। तो 2 की कंडक्टेंस सबसे कम होगी, आई मीन एब्सेंट होगा कंडक्टिविटी। तो जरा ध्यान से देखें सबसे कम 2 किस किस में दिया है, ए में और सी में। तो भाई मेरे बी और डी तो हो भी नहीं सकता, फिर बचा कौन? ए और सी बचा। अब आइए सबसे ज्यादा किस में होगी? 3 में होगी। तो सबसे ज्यादा 3 में होगी क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 5 हैं। तो भैया ए के अलावा कोई और आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पे 3 सबसे ज्यादा इसी में दिया है। और देखिए 3 के बाद क्या दिया है? 4 के बाद क्या दिया है? 1, और 1 के बाद देखिए 2 दिया है। यानी कि हमारी सोच बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो होपफुली इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, जरा ध्यान से अच्छे से समझने की जरूरत है। शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? वीबीटी। क्या बोलते हैं? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब क्या होती है, कैसे होती है, आइए उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, और अच्छे से समझिएगा। सुनिए, इसमें होता क्या है बेटा कि अगर हम वीबीटी की बात करें तो वीबीटी कहती है कि सीएमए, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, और उसका जो लिगैंड होता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जी हां, उनके बीच में क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। सर आप इतना इस लाइन पे जोर क्यों दे रहे हो, इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हो, ऐसी इसमें क्या स्पेशलिटी है, आप इतना जो इस पे फोकस कर रहे हो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ऐसा क्या हो गया? देखिए होता क्या है, एक थ्योरी होती है सीएफटी, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। सीएफटी में साफ लिखा हुआ है कि सीएमए और लिगैंड के बीच आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। यह अलग बात है कि वो सीएफटी का क्या है बेटा? ड्रॉबैक। क्यों? क्योंकि अगर आयनिक बॉन्ड होते हैं तो भाई हमने फिर फालतू में इतनी आइसोमेरिज्म को पढ़ा, हमें नहीं पढ़ना चाहिए था। अगर कॉम्प्लेक्स में आयनिक बॉन्ड होते हैं तो क्या पढ़ने की जरूरत थी? आइसोमेरिज्म तो हमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स में पढ़ना चाहिए था, कोवेलेंट कंपाउंड्स में पढ़ना चाहिए था, वहां क्यों हमने पढ़ा? तो वो एक अपने आप में ड्रॉबैक है। तो ये दोनों में एक क्या है, मेजर अंतर है सीएफटी और वीबीटी में। वीबीटी कहती है कि क्या कहते हैं, मतलब सीएमए और लिगैंड के बीच में क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और वो कहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इतना सुनते ही बच्चे के मन में एक डाउट आता है, सर बेस्ट थ्योरी क्या है, सीएफटी या वीबीटी? देखो भाई, एक उस ड्रॉबैक को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो बेस्ट थ्योरी जो है वो सीएफटी ही है। खैर फिर भी हमें वीबीटी भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी थ्योरी है, लेकिन हमारे सिलेबस में भी है, तो पढ़ना तो ये भी पड़ेगा। लेकिन फाइनली हम पढ़ेंगे क्या जाकर के बेटा? पढ़ेंगे हम सीएफटी ही। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया भाई? कि दोनों के बीच में क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बाकी तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, मेरे बताने लायक कुछ खास नहीं है, ठीक है। क्या बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो मेटल आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, हाँ या ना, अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स में? अरे भाई वेकेंट ऑर्बिटल्स में ही करेगा, भरे हुए में थोड़ी ना करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइडेड is equal to coordination number of metal ions, यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल या उतने ही ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो। मान लीजिए किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसको 4 ऑर्बिटल प्रोवाइड कराए जाएंगे। मान लीजिए 6 है तो 6 प्रोवाइड कराए जाएंगे, 2 है तो 2 प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो वेकेंट ऑर्बिटल उतने ही प्रोवाइड कराए जाते हैं जितना कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर
हो। अब यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड होंगे। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड होंगे। चलिए ये भी क्लियर हो गया हमें। दूसरा क्या कहता है, द मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है ना, द मेटल प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल ओनली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो आप वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करा रहे हो, मान लो कोई घर में मेहमान आया तो भाई उसको सीधे कचरे वाले रूम में तो लेटा नहीं दोगे कि भैया जाओ ये खाली पड़ा है बहुत दिनों से, तुम जाके आराम करो, इतनी दूर से आए हो थक गए होगे। नहीं, आ रहा है पहले से मेहमान, हमें पता है, नहीं भी पता है तो भी बेचारे को कचरे के ढेर में तो सुला नहीं दोगे जाके। क्या करोगे, थोड़ा बहुत दिनों से अगर कोई कमरा बंद पड़ा हुआ है उसकी थोड़ी साफ सफाई कराओगे, बेड वेड झड़वाओगे, झाड़ू पोछा लगवाओगे, अब उसको क्लीन करने के बाद उसको वो रूम प्रोवाइड करोगे, ठीक है। हाँ, तो उसी तरह से क्या होता है, जब लोन पेयर आ रहा है तो लोन पेयर जब सीएमए में आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि सीधे ऑर्बिटल दे दिए, प्योर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, और बोले जा बेटा जा बॉन्ड बना ले, ऐसा नहीं होता। पहले सारे ऑर्बिटल्स को क्या किया जाता है, आपस में इंटरमिक्स कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, जिससे उन सबका एनर्जी लेवल, शेप वेप सब सेम हो जाता है। फिर बोला जाता है आओ भाई अब हम तैयार हैं और इसमें अपना लोन पेयर दे दो। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये जो मेटल होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराते हैं बट आफ्टर दी व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए आगे, वैकेंट ऑर्बिटल जो होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन गेट ओवरलैप बाय ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड। ये बहुत सिंपल सी बात है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, आई रिपीट, जो ऑर्बिटल्स होते हैं कौन से, सीएमए के, वो जब लिगेंड से एसोसिएट हो रहे हैं तो लिगेंड के ऑर्बिटल्स और मेटल के ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ सच ओवरलैपिंग इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। अब ये भी वही वाली बात है भाई, जितने मेटल आयंस, ठीक है ना, जितनी ओवरलैपिंग उतनी ही होंगी जितने की क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर 6 लोन पेयर आ रहे हैं, 6 कोऑर्डिनेशन है तो 6 ओवरलैपिंग होंगी, लाइक दैट। मतलब इतना ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बेसिक सी बातें बताई हुई हैं। आगे देखते हैं, द एम्प्टी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन मे बी इनर और आउटर। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए जरा ध्यान से समझे लेते हैं। ये कह रहा है कि कई बार डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स भी यूज हो सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, कभी कभी बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स भी यूज हो सकते हैं। ये बस इतना ही बता करके छोड़ देता है, ठीक है ना, कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, मतलब समझा दो मुझे थोड़ा सा, जरा ध्यान से देखना। मान लीजिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी सीएमए है और उसमें डी ऑर्बिटल है, कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और ये 5, और ये एक एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है बेटा, और ये आपका क्या है, एक और डी ऑर्बिटल, करेक्ट। अब डिटो ऐसा का ऐसा ही मैं यहां पे भी बनाए लेता हूं एक और, ये 5 डी ऑर्बिटल है और ये एक एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है और ये आपका क्या हो गया, डी ऑर्बिटल हो गया। ओके, चलिए अब मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो एक बात फिक्स है कि हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। आई रिपीट, हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। मान लीजिए कि ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है, और ये कौन है बेटा, 3d। इसी तरह से ये कौन है, 3d, ये कौन है, 4s, ये कौन है, 4p, और ये कौन है, 4d, करेक्ट। नाउ अब वो ये कह रहा है कि 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो भाई एक तो ये हो गया, 3 ये हो गए। आई रिपीट, यस और नो, एक ये हो गया, 3 ये हो गए, कितने हो गए, 4, 2 और चाहिए। तो 2 और चाहिए, तो वो मैं अंदर वाले डी ऑर्बिटल क्या कर सकता हूं बेटा, ऑक्यूपाई कर सकता हूं। मान लो मैंने 4d को छोड़ के 3d को ऑक्यूपाई कर लिया, ये अंदर वाले डी ऑर्बिटल कहलाएंगे, यस और नो। तो बनने वाला जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो D2sp3 के नाम से जाना
जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैंने अंदर वाले d ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई ना करके बाहर वाले d ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई किया तो ये कहलाएगा sp3d2। अब आप बोलेंगे सर मैं पहचानूंगा कैसे कि अंदर वाले d ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हुए या बाहर वाले? अरे वेरी सिंपल, अगर sp3 तो कॉमन है, वो तो फिक्स है। अगर d2 को मैं पहले लिख रहा हूं तो समझ जाओ अंदर वाले ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हुए हैं, और अगर मैं d2 को बाद में लिख रहा हूं तो समझ जाओ कि बाहर वाले d ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हुए हैं। अब जब अंदर वाले d ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हुए हैं तो इनको बोला जाता है IOC। IOC का मतलब यहां पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, IOC का मतलब है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब बाहर वाले d ऑर्बिटल ऑक्यूपाई होते हैं तो उनको कहा जाता है OOC, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और वो ये यहां पे यही बात कह रहा है कि अंदर वाले d ऑर्बिटल ऑक्यूपाई होंगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहर वाले होंगे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे सर हम किन किन को IOC किन किन को OOC बोलते हैं, तो जरा वो भी देख लीजिए। ये हो गए बेटा IOC और ये बनाए देते हैं अपन OOC। जरा ध्यान से देखना, D2sp3, DsP3, DsP2, ये सब एक तरह के हो गए कौन? IOC। और sp3d2 sp3d ये हो गए बेटा OOC। आप बोलेंगे सर sp3 का क्या हुआ? sp3 को हम क्या कहेंगे बेटा? OOC या IOC कैटेगरी में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? रीजन, जब तक किसी d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट ना हो तब तक हम उसको IOC OOC नहीं बोलेंगे। यहां पे d ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है तो हम IOC OOC एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, साफ कह रहा हूं। तो भाई अगर अंदर वाला d ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो रहा है तो D2sp3, बाहर वाला हो रहा है तो sp3d2। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? IOC OOC। और यही चीज हमने यहां पे क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन में दी है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इन सर्टेन कॉम्प्लेक्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन लिगेंड फील्ड, है ना, और रिजल्टिंग इन डिक्रीजेस इन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट लाइक दैट। अब आप बोलेंगे सर ये सब क्या है? देखिए ये लाइन यहां पे लिखी जरूर है, लेकिन कायदे से देखा जाए तो इसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन कहां पे दिया जाता है? CFT में दिया जाता है। अब आप बोलेंगे वो तो सब सही है सर, एक्चुअल में हो क्या रहा है ये तो समझा दो, वो बोलना क्या चाह रहा है ये तो बता दो। वो ये बोलना चाह रहा है कि मान लो d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जस्ट इमेजिन Fe+2 है, जस्ट इमेजिन, और Fe+2 में 3d6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से चले गए, 3d6 बचा। अब मान लो d में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम कैसे भरेंगे? आई रिपीट, इसको हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे? आप बोलेंगे लो कर लो बात, कैसे भरेंगे? ऐसे भरेंगे। और कैसे भरेंगे? ये लो भाई, हाँ या ना? ऐसे भरेंगे सर। और कैसे भरेंगे? बात तो सही है, भरते तो ऐसे ही हैं, लेकिन मैं कहता हूं इसको ऐसे ही नहीं, इसको ऐसे भी भर सकते हैं। ये लो सर, आपने तो क्वांटम नंबर की थ्योरी बदल दी। नहीं, मैंने कुछ नहीं बदला। एक्चुअल में होता क्या है, लिगेंड्स 2 टाइप के होते हैं। आप बोलोगे इतने सारे टाइप तो पढ़ा दिए, अभी 2 टाइप और बाकी बचे थे। हाँ, 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं SFL और एक होते हैं WFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, एक ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि वो उस पैसेंजर की तरह होते हैं जिसके पास टिकट होता है और वो बस में चढ़ा और उसे कहा भाई ये क्या है, एक सीट है, एक जगह है, बर्थ है, जहां पे एक मान लो माँ बैठी हुई है और पास में उसका बच्चा बैठा हुआ है। और बच्चा कहाँ बैठा हुआ है भाई? बर्थ पे बैठा हुआ है। तो वो जैसे ही उस सीट पे पहुंचा बोले अरे मेरे पास टिकट है और ये मेरी सीट है, बच्चे को उठाओ। बच्चे को उठाया और माँ ने उसको अपनी गोद में बैठा लिया। अब
वो आदमी वहां आकर के अपनी जगह पे बैठ गया। तो बेटा इसमें हुआ क्या कि पहले 2 बर्थ थी, एक पे मां बैठी थी और एक पे उसका बच्चा, लेकिन जब वो आदमी आया तो बोले ये बर्थ मेरी है, आप अपने बच्चे को उठाइए। तो उसने अपने बच्चे को उठा के अपने पास बैठा लिया। तो यानी कि अब एक बर्थ पे मां भी है और उसका बच्चा भी है। और दूसरे बर्थ पे कौन चला गया, दूसरी सीट पे कौन चला गया बेटा, दूसरी सीट पे चला गया आदमी। ओके, तो बाय द एंड समरी इज दिस, एसएफएल जो होता है, एसएफएल कहता है मुझे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, कौन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ये कहता है कि मुझे अंदर वाले डी ऑर्बिटल चाहिए, खाली चाहिए। तो बोले भैया इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। बोले वो मैं कुछ नहीं जानता, तुम एक काम करो, इन अनपेयर्ड को क्या करा दो, पेयर्ड करा दो। क्या करा दो, पेयर्ड करा दो, और मुझे ये खाली डी ऑर्बिटल चाहिए। क्या चाहिए, खाली डी ऑर्बिटल चाहिए। बोले जैसे ही हुक्म मालिक, उन्होंने क्या किया, खाली करा दिया, और अंदर वाले डी ऑर्बिटल सारे खाली हो गए और ये एसएफएल के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के लिए छोड़ दिए गए। लेकिन WFL बेचारा किसकी तरह होता है, WFL उस पैसेंजर की तरह होता है जिसके पास टिकट नहीं है, वो बिना टिकट गाड़ी में चढ़ गया है। अब सामने बच्चा बैठा हुआ है, हाँ, उसको कहने की ये हिम्मत नहीं हो रही कि भैया इसको हटा लो मैं बैठूंगा। क्यों, हो सकता है वो उसके लिए जगह ही ना हो, उसके पास टिकट तो है नहीं, अब उसको कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही कि इसको यहां से हटाओ मैं यहां पे बैठ जाऊं। तो वो क्या करता है, वो अनपेयर्ड को अनपेयर्ड ही रहने देता है और बोलता है भाई कोई खाली पड़ा हो ना ऑर्बिटल तो बता दो, मैं वहां पे जाके अपने लोन पे दे दूंगा। तो होता क्या है, WFL अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड ही रहने देता है, SFL अनपेयर्ड को क्या कर देता है, पेयर्ड। तो बाय द एंड समरी इज दिस, अगर 6 इलेक्ट्रॉन में भरूं तो कायदा तो ये था, लेकिन SFL की प्रेजेंस में हो कैसा गया, ऐसा हो गया, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। और कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो गया तो देखो पढ़ो क्या लिखा है कि इन सर्टेन कॉम्प्लेक्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन लिगेंड फील्ड resulting in decrease in spin only magnetic moment, such complex are known as low spin complex। कहने का मतलब यह है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब यह है कि जहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, वहां पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो स्पिन जो मैग्नेटिक मोमेंट जो आपने वो सॉरी स्पिन जो आपने पढ़ा होगा, वो मल्टीप्लिसिटी जो आपने पढ़ी होंगी, और जब आपने ये पढ़ा होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। आई रिपीट, उसमें क्या आ गई, कमी आ गई, और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाने लगे। लाइन को दोबारा से पढ़िए ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। जरा ध्यान से देखिए, रिजल्ट इन डिक्रीज इन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, कहने का मतलब है जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें क्या आ गई बेटा, कमी आ गई। कहने का मतलब यह है कि वो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था, डायमैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था, डायमैग्नेटिक हो गया। और यहां पे क्या हो गया बेटा, यहां पे ये हो गया कि ये अनपेयर्ड के अनपेयर्ड रहे, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक ही रहा। तो ये जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई, मैग्नेटिक मोमेंट में कमी आ गई, ये कहलाते हैं बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जबकि ये कहलाते हैं बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जी हां, इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है। ये लो स्पिन हो गए, ये हाई स्पिन हो गए, दैट्स ऑल। ये बात अच्छे से समझ आई। तो लो स्पिन हाई स्पिन बेसिकली कौन समझाता है, CFT ज्यादा अच्छे से समझाती है। यहां पे ये लाइन जरूरी थी लिखाना, बता दिया। हो क्या रहा है एक्चुअल में, इसके पीछे कहानी क्या है ये बताने के पीछे होता क्या है कि जब SFL आते हैं, कौन आते हैं, SFL, तो उनकी एक जिद होती है कि मैं अंदर वाले लो एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करूंगा, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो उनको पेयर्ड करा दो, मुझे तो यही चाहिए, मैं बाहर वाले ऑक्यूपाई नहीं करूंगा। तो SFL क्या करते हैं बेटा, अंदर वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करा के अंदर वाले डी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर लेते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बोले तो LS। अच्छा, जो WFL होते हैं वो बोलते हैं भैया, वो बोलते हैं ये तो भरे हुए हैं, हम इनको अनपेयर्ड को पेयर्ड नहीं करा सकते, हमें तो बाहर वाले दे दो जो खाली पड़े हैं।
तो वो अनपेयर्ड को अनपेयर्ड ही रहने देते हैं, बाहर वालों को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और कहलाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी कि HS। तो ये एक अंतर होता है, जब अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। ओके, लास्ट एंड फाइनल तो मेरे बताने लायक कुछ है ही नहीं। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का ये फॉर्मूला है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फॉर्मूले को आप बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और यहां मैं बता देता हूं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से उनका जो म्यू होगा, जिसकी यूनिट बोर मैग्नेट्रॉन में होती है, आपने पढ़ा भी होगा। तो अगर 1 है तो 1.73 अप्रॉक्स होगा, 2 है तो 2.83 अप्रॉक्स होगा, 3 है तो 3.87 समथिंग होगा, 4 है तो 4.90 समथिंग होगा, 5 है तो 5.92 समथिंग होगा। दैट्स ऑल। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी हो गया। तो आज मैं आपको बस यहीं पे फ्री कर रहा हूं। अगले टर्न पे बेटा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बाकायदा ये देखो SFL क्या होते हैं, WFL लिगेंड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे VBT में। इसको मैं बड़े आराम से हल्के हल्के समझाना चाहता हूं, तो चीजें बड़े अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि भाई VBT में SFL WFL यूजुअली क्या करता है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये वही तो चीज है, लेकिन मैं इसको फिर भी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता ना करें। जैसे SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड, वो W वीक फील्ड, इसमें स्प्लिटिंग पावर क्या होती है ये अभी मेरा बताना बाकी है। ठीक है, ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर रहा है, ये अनपेयर्ड को पेयर्ड कर रहा है, वो अनपेयर्ड को अनपेयर्ड रहने दे रहा है, ये IOC बना रहा है, वो OOC बना रहा है, ये लो स्पिन बना रहा है, वो हाई स्पिन। तो ये मैं आराम से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट टर्न पे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा और बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। ठीक है, बाय बाय।